बातें क्लियर नहीं हो पाई थी रदरफोर्ड मॉडल से। उसमें सबसे दो बड़े फैक्टर थे। सबसे पहला फैक्टर स्टेबिलिटी, कि क्यों कोई भी एटम स्टेबल है, कैसे स्टेबल है कोई भी एटम, क्यों इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी एमिट करता है। इलेक्ट्रॉन एटम अपने अंदर से एनर्जी एमिट कर रहा है, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि लाइट निकल रही है, सूरज में से लाइट निकल रही है, मोमबत्ती में से लाइट निकल रही है, तो एनर्जी तो एमिट कर रहा है अपने अंदर से। तो एनर्जी एमिट करने के बाद वो क्यों नहीं गिर पा रहा, न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं जा रहा, स्टेबल क्यों बना हुआ है एटम, एटम खत्म क्यों नहीं हो रहा। और दूसरा कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं है, ये डिस्क्रीट लाइंस क्यों आती है। अब थोड़ा सा इस स्पेक्ट्रम के बारे में समझ लेते हैं। सूरज से लाइट आ रही है, आप इसे प्रिज्म से पास कर दीजिए, सबने खेल करा होगा कभी ना कभी, आपके स्केल से हो जाता है, तो कई सारे कलर्स बन जाते हैं उसके अंदर, है ना। ये जो कलर्स बन गए, जो सीक्वेंस बन गई है, यही सीक्वेंस कहलाती है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम और कुछ नहीं है, ये स्पेक्ट्रम है, सीक्वेंस ऑफ कलर्स और सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स इन ए रेडिएशन। जो हमें दिखाई दे जाता है वो विजिबल पार्ट है, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करें तो रेड के नीचे भी कुछ वेवलेंथ आती हैं जिन्हें हम इंफ्रारेड बोलते हैं, वायलेट के ऊपर भी कुछ वेवलेंथ होती है जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। सूरज के स्पेक्ट्रम की बात है ये। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसे हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसे हम? एमिशन स्पेक्ट्रम, करेक्ट। एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब कहीं से आपने रेडिएशन एमिट कराया किसी सोर्स से, और उस रेडिएशन को स्प्लिट कर लिया प्रिज्म की हेल्प से या किसी और दूसरे की मदद से। तो ये जो स्प्लिट होने के बाद वेव्स की सीक्वेंस बनी इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये पूरा स्पेक्ट्रम हो गया, क्योंकि एमिट कर रहा है लाइट में, एमिटिंग एमिशन स्पेक्ट्रम। इसके रिवर्स होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे कि हम सोडियम की बात करें, आप में से किसी ने कल करके देखा क्या? करके किया आपने? नहीं, चलती हुई बर्नर पर आपने एक चुटकी नमक डाला, पूरी लौ एकदम ब्राइट येलो हो जाती है। हाँ, क्यों? क्योंकि सोडियम में है हाइड्रोजन, सॉरी सोडियम, नमक में है सोडियम, और सोडियम के एटम्स को जब पंप कर दिया जाए, एक्साइट कर दिया जाए, वहां से लौटते हुए वो अपने अंदर से येलो कलर की लाइट निकालते हैं, सोडियम। और वो एक्चुअली वही येलो कलर की लाइट वही सोडियम है जो आपकी स्ट्रीट लाइट में होता है, वहां भी सोडियम ही है उसके अंदर। अगर आपने शायद किसी का चांस नहीं पड़ा होगा उसे ऑफ कंडीशन में देखने का, तो सोडियम उसमें रखा हुआ दिखाई देता है। जब वो बंद हो जाती है तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, और जब जलती है तो वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कभी आपने ऑन होते हुए देखा हो? नहीं, वो नहीं देखा ही नहीं होगा आपने। लेकिन आपने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो सोडियम लैंप है, जब इसे ऑन करते हैं तो एकदम से ब्राइटनेस नहीं आती उनकी, थोड़ा धीरे धीरे, पहले वो कुछ व्हाइट सा होता है, फिर धीरे धीरे पीला होता है और तेज ब्राइट हो जाता है, बहुत ब्राइट येलो हो जाता है। कौन सी वाली लाइट की बात कर रहा हूँ? जो पीली वाली लाइट लगी होती है, जो व्हाइट लगे हुए तो अब ये एलईडी लगे हुए हैं तो इंस्टेंटली ऑन हो जाते हैं। तो वहां एक्चुअली उसमें सोडियम है रखा हुआ, पहले वो सोडियम हीटअप होता है, जब वो वेपर स्टेट में आ गया तब वो अपने अंदर से लाइट निकालता है, येलो कलर की लाइट। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, येलो कलर की लाइट निकालता है। और उस लाइट की वेवलेंथ मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 5555 एंगस्ट्रॉम D1 लाइन है, और 5557 एंगस्ट्रॉम D2 लाइन है। D1 D2 दो लाइन होती है उसमें, मेनली दो वेवलेंथ एमिट कर रहा है वो, एक को D1 दूसरे को D2 कहते हैं। 5555 एंगस्ट्रॉम के आसपास की है वो। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम हुआ, मतलब सोडियम को जब आपने हीट अप कर दिया तो ये अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा है, कितना? अबाउट 5555 एंगस्ट्रॉम की लाइट एमिट कर रहा है, जब आपने सोडियम को क्या किया है? हीट किया है टू अ सुटेबल टेम्परेचर, राइट। तो अगर आपके पास एक सोडियम लैंप है, ये आपका सोडियम लैंप है, मैं सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं। ये कौन सा लैंप है? सोडियम लैंप, जो सोडियम गर्म होता है इसके अंदर और फिर लाइट निकलती है।
इसकी आपने एक पतली सी रे पास करी, कहां से पास करी? प्रिज्म से पास करी आपने। तो यहां प्रिज्म स्पेक्ट्रम में आपको 7 कलर नहीं दिखाई देंगे। कितने दिखाई देंगे? केवल 2 लाइंस दिखाई देंगी, D1 D2 येलो रीजन में। उस जगह दिखाई देगी जहां अगर आप ये सनलाइट ले लें तो यहां इस जगह पर येलो लाइट आती है। एक बात और याद रखना, बार बार हम इस तरह के वर्ड यूज करेंगे, इन येलो रीजन, इन ग्रीन रीजन, इन वाइट रीजन। इसका मतलब यह है कि सूरज का स्पेक्ट्रम अगर ले लो तो जिस जगह रेड कलर मिलेगा आपको, उस जगह नियॉन नियॉन अगर नियॉन ले लो सोडियम की जगह, तो वो रेड कलर की लाइट एमिट करती है। तो सूरज के स्पेक्ट्रम में जिस आपने प्रिज्म लिया, यहां पर स्पेक्ट्रम बना लिया, ये आ रहा सारा रेड, ये सब नीचे आ गया, तो पता लगा नियॉन लेने के बाद बस यहां पर आ रहा है जहां सूरज की लाइट का रेड कलर पड़ता है, तो हम कहेंगे नियॉन का एमिशन स्पेक्ट्रम रेड रीजन में आ रहा है, रेड रीजन में। तो सोडियम का एमिशन स्पेक्ट्रम, नियॉन नियॉन सिर्फ रेड कलर एमिट करता है, हाँ? केवल रेड रीजन में आएगा वो। एंगल हमेशा किसी कलर के लिए सेम होगा, किसी कलर के लिए एंगल सेम होगा। अगर राइट प्रिज्म से पास होने के बाद एंगल सेम होगा ये तो नहीं कह सकते आप, डेविएशन सेम होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी प्रिज्म से अगर आप सनलाइट पास कर दें तो जिस जगह रेड कलर आता है सनलाइट का, उसी जगह पर आपकी स्क्रीन पर उसी जगह पर आएगा नियॉन का, नियॉन की लाइट। अगर नियॉन की लाइट को आप प्रिज्म से पास कर दें तो बाकी जो पार्ट है, अगर नियॉन की लाइट आप पास कर रहे हैं तो बाकी जो पार्ट है वो नहीं आएंगे स्पेक्ट्रम में। समझ लो बात को? सूरज के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी कलर्स है, मेनली 7 कलर्स जो हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, लेकिन उनके बीच में भी हजारों कलर्स है। लेकिन अगर आपने सोडियम लाइट को आपने पास कर दिया प्रिज्म से, तो आपके स्पेक्ट्रम में आपकी स्क्रीन पर केवल येलो ही कलर होगा, वहां ना रेड होगा, ना ब्लू होगा, ना ग्रीन होगा। इतने कम होते हैं वो कि हम उनको फील नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हर एलिमेंट का अपना एक फिक्स है। नियॉन है, नियॉन को आप सूटेबल टेम्परेचर तक हीट करें या उसे एटम्स को पंप कर दें तो अपने अंदर से रेड कलर की लाइट एमिट करती है। क्लोरीन ग्रीन कलर की लाइट निकलती है अपने अंदर से, पंप कहलाता है, पंपिंग कहलाता है, अभी वर्ड यूज करेंगे हम इसको। तो ग्रीन कलर की लाइट निकालती है। आप सब कभी ना कभी तो बैठ गए होंगे ना रात के टाइम बेगम पुल के आसपास, आकाश गंगा याद आया? आकाश गंगा शोरूम है वहां साड़ीज का और ज्वेलरी वगैरह का, तो वहां उसके ऊपर बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, वो आकाश गंगा लिखा दिखाई देता है। एक रेड है और एक येलो है, तो वो जो रेड वाले हैं वो नियॉन ट्यूब से बना हुआ है और जो ग्रीन वाला है वो क्लोरीन ट्यूब से बना हुआ है। तो साइनेज के लिए यूज करते हैं पर्टिकुलरली इन कलर्स के लिए। कुछ ब्लू कलर निकालते हैं सब, लेकिन ब्लू कलर के साइनेज बनते नहीं क्योंकि बहुत दूर से दिखाई देता वो। रेड और ग्रीन दिखाई देते हैं, रेड और येलो बहुत दूर तक दिखाई देते हैं। तो हर एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा कि सूरज पर कितना 90% 96% जो है हाइड्रोजन है और सोडियम भी है और ये भी है वो भी। अब कौन सूरज पे जाके देख रहा है वो क्या है, कैसे पता लगा लेते हैं? कैसे पता लगा लेते हैं? या सूरज के अलावा कोई स्टार है, बहुत दूर का स्टार है, जहां आपको पता है कि सूरज के बाद सबसे नजदीक स्टार हमारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। कितना टाइम लगता है हमसे यहां तक लाइट को आने में? वहां से यहां तक लाइट को आने में 4 साल लग जाते हैं। 4 साल मतलब जो हमें अल्फा सेंचुरी पर आज होते हुए दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली 4 साल पहले में हो चुका है। तो इतनी दूर कोई जा ही नहीं सकता, वहां तक पहुंचने में कई पीढ़ियां बीत जाएंगी आदमी की, कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी वहां तक पहुंचने में आज की स्पीड पर अगर चले तो कैसे पता लगा लेते हैं कि वहां अल्फा सेंचुरी पर मैग्नीशियम है, ये है फलाना, सारे लाइट से पता लगा लेते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे सोडियम है, आपने करा कल कि सोडियम में से ये लाइट निकल रही है, इसका आप स्पेक्ट्रम बना लीजिए। स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे देख लीजिए कि इसकी क्या वेवलेंथ है। अगर वो वेवलेंथ सूरज की लाइट में मौजूद है तो इसका मतलब सूरज पर कौन है? सोडियम है।
अगर नियॉन, हमारे लैब में नियॉन जिस कलर को एमिट कर रहा है वो कलर सनलाइट में भी मौजूद है, तो इसका मतलब वहां क्या होना चाहिए, नियॉन होना चाहिए। क्यों कोई और उसको एमिट ही नहीं कर रहा, नियॉन ही कर रहा है। तो ये सारे एमिशन स्पेक्ट्रम है। इसका रिवर्स होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? जैसे सोडियम को आपने हीटअप किया, पंप किया सुटेबली, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से भी पंप कर सकते हैं, हीट से भी पंप कर सकते हैं, 10 तरीके होते हैं पंप करने के। तो इसने एमिट करी अपने अंदर से लाइट, कौन सी, लगभग 5555 एंगस्ट्रॉम की D1 D2 लाइन। इसके अगेंस्ट अगर आप ले लें वेपर, सोडियम वेपर्स आप ले लें और यहां से आपने कोई एक लैंप जला दिया, सपोज मैंने कहा आर्क लैंप है। ये आर्क लैंप एक ऐसा सोर्स है जो अपने अंदर से लगभग पूरा स्पेक्ट्रम निकालता है। आर्क लैंप समझते हो क्या होता है? आर्क समझते हो क्या होता है? आर्क जो वेल्डिंग करते हुए जो बनता है स्पार्क, वो आर्क कहलाता है। गैस वाली वेल्डिंग, गैस वाली वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में जो बनता है वो स्पार्क, वो आर्क होता है। उसमें से लगभग सारी लाइट निकलती है, क्योंकि वो एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल दोनों लेवल पर निकालता है अपने अंदर से लाइट। तो अगर आपने यहां से एक आर्क में से एक लाइट को निकाल करके सोडियम में पास कर दिया और फिर आपने इसे कहां पास करा, प्रोब से पास करा, तो इसमें 50 चीजें दिखाई देगी आपको, लेकिन जो लाइन D1 और D2 थी वो गायब हो जाएगी। उसे एब्जॉर्ब कर लिया, किसने एब्जॉर्ब कर लिया? सोडियम वेपर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये हमारा क्या बन गया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन गया। मतलब एक कंटिन्यूअस रेडिएशन, एक जो कंटिन्यूअस रेडिएशन है, कंटिन्यूअस रेडिएशन को, कंटिन्यूअस एमिशन को आपने किसी एलिमेंट से पास किया सुटेबल कंडीशन में, तो वो एलिमेंट उन्हीं ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है जिन वेवलेंथ को वो एमिट करता है किसी दूसरी सुटेबल कंडीशंस में। किरचॉफ लॉ है सिंपली ये। क्या नहीं, सॉलिड में भी कर लेता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में सोडियम तो ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, तो फिर वो बचेगा क्या? तो सभी कुछ एब्जॉर्ब करके बैठ जाएगा, एक ही जगह रोक लेगा। ये हुआ एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये जो लाइंस बनती है, जैसे सोडियम के एमिशन स्पेक्ट्रम में D1 D2 दो लाइन है, और इसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वही D1 D2 लाइनें खत्म हो गई, गायब हो गई। तो ये फिनोमिनन रदरफोर्ड मॉडल पर किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। स्पेक्ट्रल ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वो उन वेवलेंथ को ही क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है सोडियम, बाकियों को क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर रहा जब वेपर सोडियम वेपर से पास हुआ। उसके बाद मॉडल दिया एटम का बोर ने, राइट। और बेसिकली उन्होंने जो मॉडल दिया था वो दिया तो हर एलिमेंट के लिए था, लेकिन कुछ इफेक्ट्स ऐसे थे जो उससे भी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे। लेकिन हाइड्रोजन के केस में सब कुछ एक्सप्लेन हो पा रहा था, किससे? बोर मॉडल से। हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ये और वो है, सब कुछ एक्सप्लेन हो पा रहा था किससे? बोर मॉडल से। तो फिर हम अल्टीमेटली क्या बोलते हैं इसे? बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम पर ही एप्लीकेबल है, बाकी